वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। हम उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा अपने एडवेंचर्स को क्यूरियोसिटी के साथ ग्रेड 6 के अंदर। यानी ग्रेड 6 के अंदर आपने साइंस क्यूरियोसिटी की बुक पढ़ी है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने एंजॉय की होंगी और अब आप रेडी होगे इस जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। यानी जो जर्नी हमने ग्रेड 6 साइंस क्यूरियोसिटी के अंदर स्टार्ट की थी, उसी जर्नी को हम ग्रेड 7 में भी कंटिन्यू रखेंगे। दिस अगेन इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक विद फैक्ट्स। अब ये जो बुक है, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट आपको दिए हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है इसलिए होती है, बस अब आप इसको याद कर लो, बल्कि यहाँ पर आपको इन्विटेशन दिया जाएगा टू क्वेश्चन। यानी आप क्वेश्चन करो, सवाल पूछो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और एक्सप्लोर करो, यानी खोजो, चीज़ों के बारे में पता लगाओ एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। यानी इस खूबसूरत सी दुनिया जिसमें हम रहते हैं, उसको समझने के लिए हम क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। अब जो साइंस की दुनिया है वो हर चीज़ को कवर करती है, स्मॉल से लेके लार्ज तक। वो चीज़ें जो नियर हैं, करीब हैं, और वो जो फार है, तो करीब से लेके दूर तक, छोटे से लेके बड़े तक, हर चीज़ साइंस की दुनिया के अंदर कवर्ड है। वी मे बी लुकिंग एट द टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ। अब लीफ के अंदर जो छोटे से सेल होते हैं, यानी ये चीज़ आप जानते होगे, लिविंग बीइंग सेल से मिलकर बने होते हैं। तो लीफ भी क्या है? प्लांट का पार्ट है, प्लांट लिविंग होता है, तो लीफ के अंदर भी सेल प्रेजेंट होते हैं। तो हम छोटे से सेल को भी देखेंगे और जो मूवमेंट है सन और स्टार्स की, उसको भी देखेंगे। हम टेस्ट करेंगे उन मटेरियल्स को जो हमारे घरों में, हमारे आसपास प्रेजेंट है, और डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो वाटर है वो फ्लो करता है अंडरग्राउंड। अब जैसे जैसे इस बुक के चैप्टर्स में आप आगे बढ़ोगे, आप नए एडवेंचर्स को स्टार्ट करोगे जो कि चैलेंज करेंगे आपकी थिंकिंग को। यानी आपको इसमें सोचना होगा, अपने नॉलेज को एक्सपैंड करना होगा, नई नई चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा और आपकी हेल्प की जाएगी कि आप एक्सप्लोरर बनो, खुद से खोजो, चीज़ों के बारे में खुद से पता लगाओ। इसमें आपको हेल्प की जाएगी। छोटी छोटी जो डिस्कवरीज हैं वो खुद से करो, ना कि ये कि आपको बुक में दे दिया और बस आप याद कर लो, बल्कि खुद से देखो, पता लगाओ। अब इससे पहले कि हम अपनी एक्साइटिंग जर्नी को स्टार्ट करें, थोड़ा सा टाइम लो और ऑब्जर्व करो कुछ चीज़ें जो कि इस बुक में स्पेशल हैं। क्या स्पेशल है? जैसा कि आप पेज नंबर देखो, दे फॉलोड द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई एंड द सोरिंग ऑफ अ पेपर प्लेन। यहाँ देखो नीचे पेज नंबर दिया है, यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, उड़ रही है। फिर ये ऊपर की तरफ जो पेज नंबर दिया हुआ है, जैसे पेज नंबर 3, यहाँ पर एक पेपर प्लेन है जो कि उड़ रही है। तो जैसा कि जो बटरफ्लाई है वो फ्लटर करती है, फड़फड़ाती है फ्रीली, और जो पेपर प्लेन है वो आसमान में उड़ता है। इसी तरह से जो लर्निंग है टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, चीज़ों को जानने की चाहत होगी, तो उसकी वजह से आपकी जो लर्निंग है वो ऐसे ही हवा में उड़ेगी। यानी और चीज़ें आप जानना चाहोगे कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, कैसे होता है। क्या आप जानते हो जो सिंपल सा पेपर प्लेन है उसने इंस्पायर किया था रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन फ्लाइट की। यानी पेपर का प्लेन बना के जब उड़ाया गया तो फिर ये चीज़ माइंड में आई कि अगर पेपर का प्लेन हवा में उड़ सकता है तो ऐसा भी हम बड़ा सा प्लेन बना सकते हैं जिसके अंदर इंसान ट्रेवल कर सके। तो सिंपल से पेपर प्लेन ने हमको फ्लाइट का आइडिया दिया कि हम भी उड़ सकते हैं। फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न इंजीनियर्स डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट, द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। अब शुरुआत में क्या हुआ, बर्ड की विंग्स पे स्टडी की गई कि बर्ड की जो विंग्स है वो कैसे वर्क करती हैं, कैसे जो बर्ड्स हैं वो हवा में उड़ पाती हैं। और स्टडी करने से हमको बहुत सारी चीज़ें पता चली। और आज का टाइम है, जो मॉडर्न इंजीनियर्स हैं वो एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो फ्लाई करने का, उड़ने का जो ड्रीम है वो कैसे स्टार्ट हुआ? सिंपल ऑब्जर्वेशन से। यानी बर्ड को फ्लाई करते हुए ऑब्जर्व किया, पेपर प्लेन को फ्लाई करते हुए ऑब्जर्व किया और फिर एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से हम एयरक्राफ्ट बना पाए। तो अब जैसे जैसे आप पेज को टर्न करोगे, अपनी जो इमेजिनेशन है उसको फ्लाइट देना, यानी अपनी सोच को ऊँचा रखना, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, नए नए जो आइडियाज़ हैं उसको एक्सप्लोर करना, डिस्कवरिंग वंडर्स, यानी जो अजूबे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता उनको डिस्कवर करना, ये चीज़ क्या है, कैसे होती है। एंड रीचिंग फॉर द स्काइज। रीचिंग फॉर द स्काइज का मतलब नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचना, यानी नॉलेज के मामले में अपने आप को ऊपर से ऊपर ले जाना। एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इजंट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर। अब जो एक्सप्लोरेशन है, यानी किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, खोजबीन करना, तो इसमें सिर्फ यही नहीं कि नए नए फैक्ट को डिस्कवर कर लेना या नेचर में जो अलग अलग चीज़ें हो रही उसके बारे में जस्ट लर्न कर लेना। साइंस, एज वी सेड इन ग्रेड 6, इज अ प्रोसेस। साइंस एक प्रोसेस है, सो इट इज़ अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम्स क्यूरियोसिटी। तो साइंस एक सोचने का तरीका है जो क्यूरियोसिटी को वेलकम करता है। मतलब आपके अंदर जो चाहत है उसका स्वागत है। आप जिस चीज़ के बारे में पता लगाना चाहते हो, जो जानना चाहते हो, उसको साइंस वेलकम करती है। और जो क्वेश्चन आप पूछते हो उसका भी वेलकम होता है। एंड इज ओपन टू अननोन। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो चीज़ें जो कि अननोन है, जिसके बारे में हमको नहीं पता, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। अब ग्रेड 7 में हम और भी गहरे क्वेश्चन पूछेंगे
जैसे किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, या कोई इवेंट हो रहा है तो ऐसा ही क्यों हो रहा है, और वो क्या चीज़ें हैं जिसको हम सीख सकते हैं पैटर्न से, जो कि नेचर में हमको देखने को मिलता है। यानी नेचर में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उससे हमको क्या सीखने को मिलता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है उससे डील करेंगे। तो ये सब करने के लिए हमको बुक से बाहर आना होगा। यानी ऐसा नहीं कि बुक लेके बैठ गए और उसी में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स, यहाँ तक कि आपको क्लासरूम से भी बाहर निकलना पड़ेगा और एक्सपीरियंस करो वर्ड को, कैसे एक्टिविटीज़ करके और एक्सपेरिमेंट्स करके। अब ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, यानी जब एक्टिविटी करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, चीज़ों के बारे में जानोगे। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो सिर्फ इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग ही नहीं होंगे, बल्कि सर्व करेंगे स्टेपिंग स्टोन्स की तरह। यानी जैसे ज़मीन में पत्थर वगैरह लगा होता है ना, जैसे कच्ची ज़मीन है तो वहाँ पर अक्सर पत्थर लगा होता है, उसी पे चल के आदमी जाता है। तो स्टेपिंग स्टोन की तरह वर्क करेंगे ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो और डीपर हो सके और गहरी हो सके इन्वायरमेंट के बारे में जिसमें हम रहते हैं, और वो जगह जहाँ पर हम प्लेनेट में रहते हैं। यानी अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में गहरी नॉलेज हो सके। और हम बिलीव करते हैं कि इसकी वजह से, यानी जब इस बुक को आप पढ़ोगे, समझोगे, एक्टिविटीज़ करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो इससे आप देख पाओगे कि जो साइंस है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है डिस्कवरी का। यानी साइंस में हर रोज़ हर वक्त कुछ ना कुछ डिस्कवर हो रहा होता है। और सिर्फ डिस्कवरी की ही बात नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है। अगर हमको किसी चीज़ के बारे में पता चल गया कि भाई ये चीज़ है वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, तो फिर हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी आ जाती है कि वो काम हम ना करें। या कोई चीज़ ऐसी है जो लोगों को, इन्वायरमेंट को बेनिफिट करे, तो उसके बारे में जो हमने पता कर लिया, हमने जान लिया, तो अब हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई कि वो काम हम करें। अब एक यंग साइंस एक्सप्लोरर्स की तरह आप देखोगे किस तरह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो लिंक होती हैं, जुड़ी होती हैं उन चीज़ों से जो कि नेचुरल वर्ल्ड में हो रही होती हैं, और कनेक्टेड होती हैं सोसाइटी से जिसमें हम रहते हैं। तो इन सब के बारे में आप पढ़ोगे आगे डिटेल में। एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। बेसिकली ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो इस बुक का इंट्रोडक्शन है कि यहाँ पर जो चैप्टर्स दिए उसमें क्या क्या चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। और आप देखोगे कि क्या रोल है साइंस का इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। यानी इन्वायरमेंट में जो चैलेंजेस हैं उसका हम कैसे सामना कर सकते हैं, इसके बारे में आप साइंस में देखोगे। और किस तरीके से ये जो साइंस है वो हेल्प करती है मॉडर्न सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने के लिए, यानी ऐसी दुनिया जो आगे भी बाकी रहे। बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ। तो अब चलिए इस बुक के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, किन चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। आप रीड करोगे उन टॉपिक्स के बारे में जो कि साइंस की अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है। जैसे फिजिक्स के बारे में पढ़ोगे, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, अर्थ साइंसेस के बारे में। अब ये जो अलग अलग फील्ड है साइंस की, ये आपको अलग अलग चैप्टर की तरह दिखेगी, लेकिन जैसा कि हमने ग्रेड 6 में देखा था कि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कि फिजिक्स एकदम अलग है, उसके अंदर तो बिल्कुल अलग ही चीज़ पढ़ी जाएगी, उसका केमिस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरह केमिस्ट्री बायोलॉजी से अलग है, ऐसा नहीं है। चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो जो साइंटिफिक आइडियाज़ हैं एक एरिया में, वो इंस्पायर करते हैं डिस्कवरीज दूसरे एरिया में। यानी फिजिक्स का जैसे कोई आइडिया है वो केमिस्ट्री में किसी चीज़ को इंस्पायर कर सकता है, यानी उसकी वजह से केमिस्ट्री में आप कोई चीज़ डिस्कवर कर सकते हो। या केमिस्ट्री में आपने कुछ पढ़ा, वहाँ से कोई आइडिया आपको मिला, तो हो सकता है उसका यूज़ आप फिजिक्स में या बायोलॉजी के अंदर करके कोई चीज़ डिस्कवर कर लो। और एट लीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चन इन अनदर एरिया। और नहीं तो कम से कम दूसरे जो एरियाज़ हैं उसके अंदर हम क्वेश्चन को पूछ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिजिक्स में हम हीट के बारे में, टेम्परेचर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि कोई चीज़ हीट क्यों होती है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज क्यों होता है। तो फिर जो सब्सटेंसेस है वो कैसे बने उसके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो गए। तो फिर इसकी जो डिटेल स्टडी है वो केमिस्ट्री के अंदर होती है। तो फिजिक्स के अंदर हमारा एक क्वेश्चन आया कि भाई हीटिंग कैसे हो रही है, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, और उसका आंसर हमको कहाँ मिल रहा है, केमिस्ट्री के अंदर मिल रहा है। सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू अवर बुक फॉर दिस ईयर। तो इस साल हमको इस बुक के अंदर क्या पढ़ना है, चलिए जल्दी से जान लेते हैं इसके बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो हमारे आसपास मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ से। इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। ज़्यादातर वो चीज़ें जो हम एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन शायद उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते, जैसे वाई आर सम फ्रूट सॉर। ऐसा क्यों होता है कि कुछ जो फ्रूट्स हैं वो सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, जैसे आंवला हो गया, कच्चा जो आम हो गया, टोमेटो हो गया। तो ये खट्टे क्यों होते हैं? आपने खाया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन क्या ये क्वेश्चन आपने पूछा? या फिर अगर इसे आपका स्कूल का यूनिफॉर्म है, उसमें हल्दी का दाग लग गया, उसको जब धोओगे तो क्या होगा? तो इन क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और खेलेंगे कुछ इलेक्ट्रिक बैटरीज से, लैम्प से, वायर से, और इस तरह से मटेरियल की और भी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में जानेंगे। जैसे किस तरीके के मटेरियल की हमको ज़रूरत होगी जिसका यूज़ करके हम लैम्प को जला सकें, ग्लो करा सकें। तो इसकी वजह से हम क्लासीफाई करेंगे मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। और इस तरह से हम जो वर्ड है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उसमें एंटर कर जाएंगे, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि जो टॉर्च की बैटरी है वो एक दिन क्या होगी, ख़त्म हो जाती है,
और फिर उसको हम यूज़ नहीं कर पाते, यानी कहते हैं सेल खत्म हो गया तो बेकार हो गया, अब उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हम एक्सप्लोर करेंगे किस तरह का चेंज उसमें हुआ, यानी बैटरी में ऐसा क्या हुआ कि अब वो काम करना बंद कर दी। कुछ चेंजेस होते हैं जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, वहीं कुछ ऐसे होते हैं जिसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मल जो घड़ी वाली बैटरी आती है वो एक बार ख़त्म हो गई तो उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन रिचार्जेबल बैटरीज भी आती हैं, उसको बार बार चार्ज करके आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मोबाइल्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, उसके अंदर जो बैटरी यूज़ होती है उसको बार बार आप चार्ज करते हो ना, हालांकि उसकी भी अपनी लाइफ होती है। बैटरीज ख़त्म हो जाती है, बर्फ़ पिघल के पानी बन जाता है, फल पक जाते हैं, चट्टानें टूट जाती हैं और पेबल्स यानी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बदल जाती हैं। तो यहाँ पर किस तरह का चेंज हुआ? अब इनमें से कुछ चीज़ होती है या फिर फास्ट होती है जब हम उसको हीट करते हैं। जैसे आइस को अगर मेल्ट करना है तो फ्रीज़र से बाहर निकालना पड़ेगा। भाई फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है, काफ़ी ठंड है वहाँ पर। अगर आप बाहर निकालोगे तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म है, यानी एक तरह से वो आइस हीट होगी और धीरे धीरे पिघलने लगेगी। और फास्ट अगर आपको उसको मेल्ट कराना है तब उसको आप किसी बर्तन में रख के चूल्हे पर रख दो तो और तेज़ वो मेल्ट हो जाएगी। तो आइस को जो हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट होती है, और ज़्यादा हीट करेंगे तो और तेज़ मेल्ट करेगी, ये बात कही जा रही है। तो हम देखेंगे किस तरीके से जो हीट है वो फ्लो करती है, चाहे आइस क्यूब का मेल्ट होना हुआ ग्लास के अंदर, या फिर जो ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के जो टुकड़े हैं, उनका मेल्ट होना हुआ। अब जो वाटर है वो तो हर जगह है, और सन से जो आने वाली हीट है उसकी वजह से ये जो वाटर है वो इवेपरेट करता है, भाप बन के उड़ता है सीज से, और फिर जाके ऊपर क्लाउड बनाता है। ये क्लाउड मूव करते हैं और अलग अलग जगह ये रेन के फॉर्म में फॉल करता है, परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड समवेयर फार अवे। तो कहीं दूर जाके जो बादल है वो बरस जाता है। However, it isn't just changes in materials around us that we see, or the hidden changes in water that we do not see. As we are growing, our bodies are changing as well. अब हालांकि ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल जो हमारे आसपास है जिसको हम देख पाते हैं उसी में चेंज हो रहा है, या फिर ऐसे हिडन चेंज जो कि वाटर के अंदर होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते। जैसे वाटर के इवेपरेशन, ओशन वगैरह से वाटर इवेपरेट हो रहा है तो वो इतना स्लो होता है कि आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, लेकिन इवेपरेशन हो रहा होता है। तो आसपास जो मटेरियल है उसके अंदर जो चेंज हो गया, जो हिडन चेंज हो गया, सिर्फ यही एक चेंज नहीं है बल्कि हमारी खुद की बॉडी के अंदर भी चेंज हो रहा है, यानी हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये भी एक तरह का चेंज है। स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स आवर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली। द क्वेश्चन इज वाई। अब जो हमारी बॉडी है वो चेंज क्यों हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस क्यों आ रहे हैं? तो सिर्फ हम इंसान ही नहीं बल्कि ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि एसेंशियल है, ज़रूरी है सारे ही एनिमल्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, यानी उनको ज़िंदा रहने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। अब ग्रो करने के लिए हमको खाना पड़ेगा, ब्रीथ करना पड़ेगा यानी सांस लेना पड़ेगा, जो ब्लड है उसको न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन। यानी जो हम खाना खाते हैं वो जब डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है, तो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं। ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसको पहुंचा देता है। तो ब्लड इसीलिए सर्कुलेट करता रहता है जिसके थ्रू बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंच पाएँ। लेकिन सिर्फ एनिमल ही क्यों, क्या जो प्लांट्स हैं उनको फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती ग्रो करने के लिए? तो प्लांट को कैसे फूड मिलता है? क्या जो प्लांट है वो भी ब्रीथ करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे? ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड ऑन अवर प्लैनेट अर्थ, इट हैज़ फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन अ ब्यूटिफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे। अब जैसे जैसे जो लाइफ है वो प्लैनेट अर्थ पे इवॉल्व करती गई, यानी और उसके अंदर ग्रोथ होती गई, तो साथ ही में उसने ये भी पता लगा लिया कि कैसे लाइफ का जो एवोल्यूशन है वो ब्यूटीफुल तरीके से और बैलेंस वे में करना है। यानी आप देखते हो अर्थ पे अलग अलग तरीके के एनिमल, प्लांट्स, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, तो एक बैलेंस बना हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनिज्म आके डोमिनेट कर गया, बाकी सबको ख़त्म कर दिया और कहा कि बस हम ही रहेंगे, ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग तरीके की जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर रही है बड़ी ही ब्यूटीफुल तरीके से, और एक बैलेंस बना हुआ है। बट व्हाट इज़ टाइम? तो ये जो कहा जा रहा है ओवर द टाइम, तो ये टाइम क्या है? द क्लॉक ऑन द वॉल और अ रिस्ट वॉच टेल्स अस द टाइम एंड हाउ इट पासेस। तो जो घड़ी है वो हमको टाइम बताती है कितना टाइम हो रहा है और कैसे टाइम बीत रहा है, उसके बारे में भी पता चलता है कि घड़ी देख के हमने बता दिया कि 1 घंटा हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया। वी गेट प्रिपेयर टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट, बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम? तो घड़ी देख के हम क्या करते हैं? स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। रात में सोना हो तो घड़ी देखते हैं, हाँ भाई 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, अब सोना है। लेकिन टाइम कैसे मेजर किया जाता है, क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा? और कितनी जल्दी कोई चीज़ होती है, यानी आप देखते हो सेकंड जल्दी जल्दी बीतता है, मिनट और धीरे धीरे, जो आवर है वो और धीरे धीरे बीतता है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, इसके बारे में क्या कभी आपने सोचा? लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेज, अर्ली ह्यूमन्स ऑब्जर्व द शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सन
एंड यूज द पोजीशन ऑफ शेडोज टू टेल द टाइम। अब आज के टाइम में हमारे पास इलेक्ट्रिक क्लॉक्स हैं, डिजिटल वॉचेस हैं, तो इसके ज़माने से बहुत पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, ऑब्जेक्ट की शेडो को ऑब्जर्व करते थे सन में। मतलब जैसे धूप निकली है तो बाहर जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी शेडो बनेगी कि नहीं, तो उस शेडो की पोजीशन क्या है, उसकी लेंथ क्या है, इसको ऑब्जर्व करके वो टाइम बताते थे। क्योंकि ये चीज़ आप जानते हो, जैसे मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, अगर सन यहाँ पर है तो आपकी शेडो यहाँ बनेगी। इसी तरह से सन इधर की तरफ है तो लाइट ऐसे आ रही है, इधर आपकी शेडो बनेगी। अगर सन यहाँ पर है, शेडो आपकी छोटी सी बनेगी। अगर मान लो सन एकदम निकल रहा है या डूब रहा है तो उस केस में जो शेडो है वो आपकी बड़ी बनेगी। तो शेडो की लेंथ क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, किस डायरेक्शन में बननी है, तो इसको ऑब्जर्व करके वो टाइम बताते थे। इसको डिटेल में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। जस्ट एक शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले के टाइम में लोग टाइम कैसे बताते थे, शेडोज को ऑब्जर्व करके। लाइट एंड शेडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शेडो पपेट्स और टू टेल टाइम। अब लाइट और शेडो जो है वो सिर्फ शेडो पपेट या फिर टाइम बताने के लिए ही यूजफुल नहीं है। अच्छा, शेडो पपेट के बारे में तो आप जानते होंगे। मतलब जैसे मान लो एकदम डार्क रूम है, वहाँ पर आपने टॉर्च या फ्लैश लाइट जला के वॉल की तरफ कर दिया। अब हाथ से कुछ ऐसा पैटर्न बनाते हैं वॉल के सामने, तो वॉल में उसकी शेडो बनती है। तो उसमें अलग अलग शेप बनता है, जैसे कैट बन गया या फिर डॉग बनाया जाता है। बचपन में तो ये बहुत किया है, आपने भी किया होगा या देखा होगा। तो लाइट और शेडो का सिर्फ यही काम नहीं है कि इससे शेडो पपेट बना लिया या टाइम बता दिया। नेचुरली लाइट हेल्प्स अस सी एंड टुडे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट। अब जो लाइट है ना वो हमको देखने में मदद करती है। अगर लाइट ना हो, कहीं पर बिल्कुल अंधेरा हो, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो आप चाहते हो कोई चीज़ दिखे तो उसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है। और आज के टाइम में हमने ऐसे कई सारे वेज डेवलप कर लिए हैं जिससे हम लाइट को जनरेट कर सकें, ताकि हम रीड कर सकें बुक को रात में भी, यानी जब सूरज ना चमक रहा हो, सूरज डूब चुका हो। यानी जैसे कैंडल हो गया, लैंप हो गया, बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लाइट जनरेट कर सकते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ लाइट हैज़ गिवन अस वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स वी लिव इन। जब हमने लाइट के नेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे तो उसकी वजह से हमको यूनिवर्स की और डीप अंडरस्टैंडिंग हो पाई। फॉर एग्जाम्पल, इक्लिप्स क्यों होता है, सूरज या चांद ग्रहण क्यों होता है, डे और नाइट क्यों होता है, मून शाइन क्यों करता है। मून के पास खुद की अपनी लाइट नहीं होती, लेकिन फिर क्यों ऐसा होता है कि मून चमकते हुए दिखता है हमको। मून का जो शेप है वो क्यों चेंज होता है, कभी पतला होता है, कभी एकदम फुल सर्किल होता है, कभी गायब हो जाता है। तो इन चीज़ों का आंसर हमको कैसे मिल पाए, जब हमने लाइट के नेचर को स्टडी किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, उसके आंसर ढूंढे। While we will perhaps learn about it only later, light and shadows are not just limited to things around us at home. अब इन चीज़ों के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन लाइट और शेडो जो है वो अपने घर से ही रिलेटेड नहीं है। मतलब घर से बाहर, यहाँ तक कि हमारे प्लेनेट से बाहर भी शेडो का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है। यहाँ तक कि जो अर्थ और मून है वो भी शेडो कास्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से फैसिनेटिंग फिनोमेना, जिसको हम इक्लिप्स कहते हैं, ग्रहण कहते हैं, वो लगता है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। और इसी तरह से जो डे और नाइट है वो किस पे डिपेंड करता है, सनलाइट पे डिपेंड करता है। मतलब जिस हिस्से पे सनलाइट पड़ेगी वहाँ पर दिन होगा, जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ेगी वहाँ रात होगी। जैसे ऊपर इमेज में आप देख सकते हो, ये राइट साइड सन होगा तो इस हिस्से पे लाइट पड़ रही, यहाँ पर दिन है। अर्थ के पीछे वाले हिस्से पे लाइट नहीं पड़ रही तो यहाँ अंधेरा है, रात है। अब इसको समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, मतलब अपनी जगह पे घूमती रहती है, स्पिन करती रहती है। अगर ऐसा ना हो तो जानते हो क्या होगा, जैसे ये राइट साइड सन है, यहाँ से सनलाइट अर्थ पे पड़ रही है, तो अर्थ का वो हाफ जो सन के सामने है वहाँ तो हमेशा दिन होगा, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हमेशा रात होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं ना, क्योंकि अर्थ घूमती रहती है। तो ये हिस्सा जहाँ पर दिन है घूम के इधर आ जाएगा तो यहाँ रात हो जाएगी, ये वाला हिस्सा घूम के जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ दिन हो जाएगा। हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ, इसी तरह से जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, एंड द अर्थ अराउंड द सन, और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती रहती है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन अवर ब्यूटीफुल प्लैनेट। और इस मूवमेंट की वजह से, यानी एक तो अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है, दूसरा मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है गोल गोल, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो इसकी वजह से जो हमारा प्लैनेट है उस पर बहुत कुछ हो पाता है। जैसे सीजन का चेंज होना हुआ, डे और नाइट का चेंज होना हुआ, ये सब इसी मोशन की वजह से हो पाता है। वाइल ऑल दिस माइट हैव योर हेड स्पिनिंग। अब ये सारी चीज़ें इतनी एक साथ जो बताई जा रही हैं, इसकी वजह से आपका सर चकराने लगा होगा, लेकिन इसके बारे में आप सोचो, अभी बस सोचना है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी जस्ट आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि डे और नाइट कैसे होता है, इक्लिप्स क्यों होता है। आंसर हमको कब मिलेगा, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। इजंट इट अमेजिंग दैट वी ह्यूमन कैन वंडर अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड वी लिव इन। अब क्या ये कमाल की चीज़ नहीं है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके बारे में हम सोच पा रहे हैं,
कोई चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। अब इसके आगे जो चैप्टर आएगा वहाँ पर आप सिंपल ऑब्जर्वेशन करोगे और कुछ फन एक्सपेरिमेंट्स करोगे और फिर हम टॉपिक के अंदर जाएंगे, यानी फिर उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहाँ पर हमको केयरफुल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ऑब्जर्वेशन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, फिर जो टॉपिक के अंदर हमको दिया होगा उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और वहाँ आपको सावधानी से सोचना होगा। अब हर जो चैप्टर है वो बिल्ड होगा उन चीज़ों पे जिसको आप जानते हो, यानी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप जानते हो, जिनको होते हुए आपने ऑब्जर्व किया है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, उसका रीज़न आपको नहीं पता। और आपको इंकरेज किया जाएगा कि आप क्वेश्चन पूछो, एक्सप्लोर करो और एक्सपेरिमेंट करो और साइंटिस्ट की तरह सोचो। एज यू विल फाइंड आउट, इवन दोज एक्सपेरिमेंट दैट सीम टू कन्फर्म वॉट वी थिंक विल हैपन might lead to some additional questions that might need more experiments and more questions। और आपको ये पता चलेगा कि वो एक्सपेरिमेंट जिससे हमको कोई चीज़ पता चली, कंफर्म हुई, या हम सोच रहे थे कि ऐसा होगा, एक्सपेरिमेंट करके हमको पता चल गया कि हाँ देखो ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही हम सोच रहे थे ना, एक्सपेरिमेंट किया और पता चल गया कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने पे आपको हो सकता है कुछ और क्वेश्चन माइंड में आ जाए कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, तो और क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए हो सकता है और एक्सपेरिमेंट करना पड़े। मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके हम चीज़ें सीखते जाएंगे। 1.1 हैप्पी एक्सप्लोरिंग। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, क्वेश्चन एंड आंसर। अब स्कूल में टेस्ट के टाइम आपको आमतौर से क्वेश्चन दिया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि आप इसका आंसर फाइंड आउट करोगे। लेकिन चलिए इस चीज़ को उल्टा कर देते हैं। साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए ये भी चीज़ उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन पूछें। मतलब क्वेश्चन दिया, उसका आंसर तो हम हमेशा से देते ही आ रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा कर दिया जाए कि हम क्वेश्चन पूछें। जो महान साइंटिस्ट होते हैं ना, वो सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं देते, बल्कि वो अमेजिंग क्वेश्चन पूछते भी हैं। अब याद करो, लास्ट ईयर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। अगर आपको वाइज पर्सन बनना है, समझदार पर्सन बनना है, तो क्यों वाला पर्सन बनना पड़ेगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा आपको करना होगा। अब नीचे जो आंसर दिया उसको आप देखो। आपका टास्क ये है कि आपको क्यूरियस, क्रिएटिव और फन क्वेश्चन पूछना है, या फिर ऐसी सिचुएशन बतानी है जिसकी वजह से ये आंसर मिले जो कि ऑलरेडी आपको लिख के दिया हुआ है। देयर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चन। देखो, रॉन्ग क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोचोगे अरे ये क्वेश्चन गलत है, इसको नहीं पूछना चाहिए, तो फिर हो सकता है उसका आंसर आपको कभी ना मिले। जो भी माइंड में आ रहा है वो क्वेश्चन पूछो। तो आपकी जो इमेजिनेशन है उसको चलने दो, एकदम वाइल्ड होने दो। मतलब जो भी सोच रहे हो, जो भी माइंड में आ रहा है वो सोचो, पूछो। अब ये जो एक्सरसाइज है वो हो सकता है फैमिलियर ना हो, ऐसा आपने पहले ना किया हो, इसीलिए आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आपकी मदद हो सके। अब मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है जस्ट मेक इट हाफ, मतलब आधा कर दो, तो ये किस चीज़ का रिस्पॉन्स होगा, मतलब किस चीज़ का ये जवाब होगा कि आधा कर दो। वेल इट कुड रेंज फ्रॉम, अब इसके तो देखो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे हाउ डू वी इंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर्स ऑफ केक। अब जैसे मान लो 2 लोग हैं, हम चाहते हैं कि बराबर बराबर से केक मिले दोनों लोग को, तो इसका आंसर क्या होगा कि भाई आधा कर दो। आधा करने पे 2 पीस हो जाएगा, तो दोनों लोग को आधा आधा दे दो। तो जो आंसर हमको दिया है जस्ट मेक इट हाफ, उसका एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है, या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है माई एसे इज़ टू लॉन्ग। मतलब आपने कहा कि मेरा एसे जो है वो बहुत लंबा है, तो उसके आंसर में या इस सिचुएशन के रिस्पॉन्स में ये कहा जा सकता है कि इसको हाफ कर दो, आधा कर दो। या फिर आई कांट फिट दिस इन द एनवेलप, इस चीज़ को मैं लिफाफे में फिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके आंसर में कहा जा सकता है कि आधा कर दो, नहीं आ रहा है तो आधा ही कर दो। या फिर आई कैन नॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग, इतने लंबे सॉन्ग पे मैं डांस नहीं कर सकता, तो इसका रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि भाई फिर आधा कर दो, आधा ही सॉन्ग तक डांस करो आप। तो सारे ही देख सकते हो क्वेश्चन डिफरेंट है, लेकिन आंसर वही सेम मिल रहा है, जस्ट मेक इट हाफ। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्रिएटिव क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर देखो आंसर आपको दिया है जस्ट ऐड सम मिल्क, थोड़ा सा दूध ऐड कर दो। अब ये जो आंसर है उसका क्वेश्चन क्या होगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा कि जिसका आंसर ये मिला कि थोड़ा सा दूध ऐड कर दो। तो आप इसको ऐसे सोचो कि मिल्क हमको कब ऐड करना होता है, जैसे हम चाय बना रहे होते हैं तो वहाँ मिल्क ऐड होता है। अब मान लो आपने चाय बनाई और उस चाय का जो कलर है वो थोड़ा डार्क है, यानी उसके अंदर मिल्क कम था, जिसकी वजह से जो चाय पत्ती उसका कलर ज़्यादा हो गया, या चाय पत्ती आपसे ज़्यादा डल गई, तो क्या कहा जाएगा, भाई थोड़ा सा दूध और डाल दो ताकि जो कलर है वो सही आ जाए। तो क्वेश्चन आप ये लिख सकते हो, माई टी लुक्स टू डार्क, हाउ कैन आई लाइटन इट। मेरी जो चाय है वो बड़ी डार्क दिख रही है, इसको लाइट कलर का कैसे कर सकते हैं, मतलब इसका कलर हल्का कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर मिलेगा थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दो। अब दूसरा आंसर देखो, बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूक्ड, बिल्ली के जो दांत थे ना वो क्रूक्ड थे, मतलब टेढ़े थे, मुड़े हुए थे। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे मान लो आपने बिल्ली की कोई फोटो लेनी चाहिए और बिल्ली स्माइल नहीं कर रही है, मतलब कुछ भी आप सोच सकते हो ना, ऊपर लिखा हुआ है कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया। मतलब एक फनी टाइप का क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं कि कैट की हम फोटो खींचना चाह रहे थे लेकिन वो स्माइल ही नहीं कर रही थी, तो उसका आंसर हो गया कि भाई जो बिल्ली के दांत थे ना वो क्रूक्ड थे, टेढ़े थे, इसीलिए वो स्माइल नहीं कर रही थी।
तो इसका क्वेश्चन आप लिख सकते हो, व्हाई डिड द कैट अवॉइड स्माइलिंग इन द फोटोज? बिल्ली फोटो में स्माइल क्यों नहीं कर रही है? भैया बिल्ली के दांत टेढ़े हो गए थे इसीलिए स्माइल नहीं कर रही है। अब थर्ड वाला आंसर देखो, डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवेल। घबराओ मत, मेरे पास मेरी टॉवेल है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है? जैसे मान लो आप बारिश में भीग गए, अब आप सोच रहे हो यार भीग गए, बीमार ना हो जाए, क्या होगा? तो उसका आंसर हो सकता है पैनिक मत करो, मेरे पास मेरी टॉवेल है। वी आर कंप्लीटली वेट इन रेन। हम बारिश में पूरी तरह भीग चुके हैं। वॉट शुड वी डू? अब हम क्या करें? तो घबराओ मत, मेरे पास मेरी टॉवेल है। अब इसी तरह से आंसर आपको दे दिया 42। अब क्वेश्चन बनाओ, प्लीज आस्क अ मोर इंटरेस्टिंग एंड नॉट ऑब्वियस क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज 32 + 10। अब आपको इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछना है, मतलब ऐसा सिंपल सा ना पूछ लो कि 32 + 10 क्या होगा, और इवन व्हाट इज द आंसर टू लाइफ, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग। अब ये क्वेश्चन क्या है? देखो एक साइंस फिक्शन बुक है डॉगलस एडम्स की, उसके अंदर एक स्टोरी दी है कि एक सुपर कंप्यूटर है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ये टाइप किया जाता है, व्हाट इज द आंसर टू लाइफ, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ का आंसर क्या होगा। तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो जो सुपर कंप्यूटर है वो कैलकुलेट करता रहा, अपना कैलकुलेशन करने के बाद आखिरकार उसने आंसर दिया 42। तो उस बुक के अंदर इसको एक फन की तरह दिया गया था, मतलब अगर आप ये पूछ लो कि हर चीज़ का आंसर क्या होगा, तो उसने भी ऐसा आंसर दे दिया कि लो 42 होगा। अब समझो आप, तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि देखो आंसर 42 आए ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना है। अब बिल्कुल सिंपल वाला ना बता दो कि 32 + 10 क्या होता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन ना बना दो जिसका आंसर 42 आए ही ना, यानी उसका 42 से कुछ लेना ही देना ना हो। जैसे उस नॉवेल के अंदर सुपर कंप्यूटर ने आंसर दे दिया, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसका आंसर 42 नहीं हो सकता। भाई हर चीज़ का आंसर 42 थोड़ी ना होता है, लेकिन वहाँ पर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन बनाओ जो 42 आंसर दे और सिंपल ना हो। तो एक क्वेश्चन आप ये लिख सकते हो, विच इज़ योर फेवरेट हर्षद नंबर। अब हर्षद नंबर क्या होता है? देखो ऐसे नंबर जिनके अगर डिजिट का हम सम करें, जैसे 42 है तो इसमें 4 और 2 ये 2 डिजिट है, 4 + 2 किया आया 6। तो ऐसे नंबर जो अपने डिजिट के सम से डिविजिबल हैं, जैसे 42 को अगर आप 6 से डिवाइड करो तो डिवाइड हो जाएगा, 6 7 42 होता है कि नहीं। तो वो नंबर जो अपने डिजिट के सम से डिविजिबल होते हैं उनको हम हर्षद नंबर कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका फेवरेट हर्षद नंबर क्या है, तो आपने बता दिया 42, तो ये हो गया। तो ये था इस चैप्टर के अंदर। देखो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर एग्जाम में पूछे जाने लायक ऐसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको दी हैं यहाँ पर वो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है उन चैप्टर्स का जो कि आगे आप पढ़ोगे। जो चीज़ें आपको शॉर्ट में यहाँ बताई गई हैं वो डिटेल में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। बस ये हो सकता है कि ये वाला जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि आंसर दे दिया जाए उसका क्वेश्चन पूछ ले, तो ऐसा पूछा जा सकता है, बाकी कुछ खास इसके अंदर नहीं है। इसीलिए मैंने सेकंड चैप्टर की वीडियो पहले बनाई, मतलब सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वीडियो अपलोड हो चुकी है। पहले मैंने सोचा था इसको अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन फिर कमेंट आया तो मैंने कहा चलो अपलोड कर देते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।